हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार। हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर। इतना कुछ पढ़ लिया गुप्ता एम्पायर में और इससे ही हमें अंदाज़ा हो गया कि कितना महान है हमारा देश भारत। ऐसे ही नहीं इसे महान कहा जाता। देखिए, अभी तो हमने बहुत कम पढ़ा है, अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ है जो पढ़ने वाला है। हमने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा, साइंटिफिक पढ़ा। साइंटिफिक पढ़ने के बाद तो आंखें ही खुल गई होंगी कि क्या भारत प्राचीन समय में भी इतना डेवलप था। अब देखिए, यही नहीं खत्म होता, आगे हम पढ़ने वाले हैं कल्चर डेवलपमेंट। कल्चर जो उनका सभ्याचार है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे लोग थे, क्या करते थे, कल्चर कैसा था उनका। तो कल्चर में सिर्फ नाचना गाना नहीं आता कि वो डांस कैसा करते थे, उनका म्यूजिक कैसा था, बहुत कुछ आता है। कल्चर में ये भी आता है कि उनकी एजुकेशन कैसी थी। कल्चर में ये भी आता है कि उनके घर कैसे थे। कल्चर में ये भी आता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था। वो सब कुछ कल्चर है। कल्चर में ये भी आता है कि वो पढ़ते क्या थे और लिखते क्या थे, एजुकेशन कैसा था। कल्चर कहीं पे भी नहीं खत्म होता। कल्चर तो इतना वास्ट टॉपिक है ना कि इसे हम शायद मुझे भी इसे पढ़ाने में 3-4 दिन लग जाएं। इसको एक्सप्लेन करते करते 3-4 कल्चर के ही मुझे अलग अलग टॉपिक बनाने पड़े। तो अभी मैंने आपके सामने कल्चरल डेवलपमेंट्स में से सिर्फ लिटरेचर लिख रखा है। अभी हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, अभी हम आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ेंगे, अभी हम इसमें म्यूज़िक भी पढ़ सकते हैं, हम इसमें लिटरेचर तो पढ़ेंगे ही, एजुकेशन भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी कल्चरल डेवलपमेंट है। लेकिन देखें, अब आप ये सोचेंगे कि ये कल्चरल डेवलपमेंट क्यों है। एक्चुअल में हमें इसे हम सोशल लाइफ में नहीं लिखते। सोशल लाइफ में हम ये लिखते हैं वो खाते क्या थे, पीते क्या थे, पहनते क्या थे। लेकिन उनका बेस कैसे पता चलता है, उनका कल्चर कैसा था। अगर कोई घर बनाया है तो कैसा बनाया है, उस समय के लोग किस तरह की चीज़ों को मानते थे, वो किस मटेरियल को, किस मेटल को, उनकी बिल्डिंग्स कैसे थी, मंदिर कैसे थे, वो सब कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिटरेचर से। तो ये गुप्ता एम्पायर है, उनका लिटरेचर मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। मुझे लगता है इससे भी काफ़ी कुछ ज़्यादा होगा जो शायद मुझे भी ज्ञान नहीं होगा। बहुत है लिटरेचर, बहुत कुछ लिख रखा है। जो ये कल्चर में लिटरेचर का पहला पॉइंट है, इसमें हम सबसे पहले नाम लेते हैं कालिदास का। ये मैंने लिख रखा है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, डिफरेंट तरह से पढ़ेंगे लिटरेचर को। पहले हम पढ़ रहे हैं सेकुलर लिटरेचर, जिसे हम लौकिक बोलते हैं। फिर हम ग्रामर के हिसाब से पढ़ेंगे, रिलीजियस पढ़ेंगे, अदर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, फिलॉसफी का पढ़ेंगे। तो कैटेगरीज बनाने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर भी एक महान राइटर हुए हैं, तो कालिदास भी एशियंट इंडिया के महान राइटर हैं। बहुत सारे नाटक लिखे हैं, मैंने सबके नाम लिख रखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर था अभिज्ञान शकुंतलम। एक नाटक है, शकुंतला के बारे में है और बहुत फेमस है। तो इनकी स्टोरीज तो मैं आपको नहीं बताने वाली, लेकिन ये बड़ी फेमस चीज़ें हैं। इनके नाटक इतने मशहूर हुए हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट भी किया गया है, दूसरे देशों में भी पढ़े गए हैं। तो इस नाटक की वजह से कालिदास का नाम बहुत प्रसिद्ध होता है। और देखें, इनको सभी को याद करना ज़रूरी है। आप इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी बच्चे ने याद करना है कालिदास की बुक्स कौन कौन सी हैं, तो कैसे याद करेगा। तो ट्रिक्स बनानी पड़ती है, मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे अभिज्ञान में से हम ले सकते हैं शकुंतला, ठीक है। मालविकाग्निमित्र में से हम माल ले लेते हैं। विक्रमोर्वशीय से हम विक्रम ले लेते हैं। ऋतुसंहार से ऋतु ले लेते हैं। रघुवंशम से रघु ले लेते हैं। कुमार संभव से कुमार ले लेते हैं या संभव ले लेते हैं। मेघदूत से मेघ ले लेते हैं। अब इसकी लाइन कैसे बनाई जाए, तो मुझे ऐसे लगता है हम ये कह सकते हैं, मेघ देखते ही शकुंतला, विक्रम, ऋतु और रघु ने ये फैसला किया कि हम कुमार का नाम भी आप बीच में ले लें, इन सभी के नाम ले लें। शकुंतला ने, विक्रम ने, ऋतु ने, रघु ने और कुमार ने जैसे ही मेघ देखे, मेघ यानी काले बादल, तो उन्होंने फैसला किया वो मॉल जाएंगे। मॉल तो आपको पता ही है, शॉपिंग मॉल। तो आप ऐसे कुछ भी लाइन बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि कितने जाने मॉल जा रहे थे, किस चीज़ को मॉल देख के जा रहे थे। तो मेघ को देख के जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, मॉल जा रहे थे। अब कौन कौन ऐसा आता है, रघु है, शकुंतला है 2, ठीक है,
और विक्रम है 3, ऋतु है 4, कुमार है 5। 5 जाने कहाँ जा रहे हैं, छठे मॉल में, और 7वां क्या है, मेघ। तो ये 7 बुक्स के नाम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक सब आपको ही बनानी पड़ेंगी, मासी, चाची, ताई, जो मर्जी बना लो इनको, लेकिन आसानी से याद करें। तो कालिदास की 7 पुस्तकें आपको याद रखनी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर से रिपीट करते हैं हम, क्या किया उन्होंने, मेघ को देखा और माल जाने का प्रोग्राम बना। तो मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, 2 तो हमें याद हो गए। गया कौन कौन, 5 दोस्त गए, ठीक है। उसमें एक तो है ऋतु, वो होगी लड़की, दूसरी होगी शकुंतला, वो भी है लड़की, विक्रम है तीसरा लड़का, और रघु भी लड़का है और कुमार भी लड़का है। 3 लड़के और 2 लड़कियां कहाँ गए हैं, मॉल गए हैं घूमने, जैसे उन्होंने काले बादल देखे यानी मेघ। तो मुझे खुद हंसी आ रही है ऐसी लाइन बना के, लेकिन आप अच्छी अच्छी लाइनें बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा राइटर विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की 2 पुस्तकें हैं, मुद्रा रक्ष और देवी चंद्रगुप्तम। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और ये दोनों, एक तो हमें देवी चंद्रगुप्तम रामगुप्त के बारे में बताती हैं, और मुद्रा राक्षस भी मैंने आपको बताया है चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की कूटनीति के बारे में हमें बताती हैं। शूद्रक की है मृच्छकटिकम, ठीक है, ये नाम आप लिख लें, आपकी बुक्स में भी बहुत कुछ होगा। शूद्रक, मृच्छकटिकम। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। पंचतंत्र जब हम छोटे होते थे ना, हमारे टीचर्स भी हमें लाइब्रेरी में लेके जाते थे, तो वो कहते थे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, बहुत सारी कहानियां, बड़ी अच्छी कहानियां। पंचतंत्र तो ऐसी पुस्तक है, ये माना गया है कि ये पंचतंत्र जो है बाइबल के बाद, बाइबल का सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन हुआ है, और ये पंचतंत्र का मैक्सिमम ट्रांसलेशन किया गया है, बहुत सारे देशों ने इसको ट्रांसलेट किया है और इसकी कहानियों को पढ़ते हैं। ये होगा हमारा लौकिक यानी सेकुलर लिटरेचर है, इसमें किसी की भी बात की गई है। उसके बाद आता है ग्रामर लिटरेचर। ग्रामर से रिलेटेड ही बोलते हैं, व्याकरण। तो चंद्रगौमी की है चंद्र व्याकरण, अमर सिंह का है अमरकोश। अमरकोश का नाम हमने पीछे काफी पढ़ लिया, तो ये अमर सिंह की बुक है। उसके बाद है रिलीजियस यानी धार्मिक लिटरेचर। उसमें क्या किया गया धार्मिक लिटरेचर में, कुछ तो स्मृतियां लिखी गई। सबसे पहले तो हम पुराणों की बात करते हैं, कुछ पुराणों को रीराइट किया गया। एक्चुअली रिलीजियस जो लिटरेचर है ना, इस समय में रीराइट किया गया है ज़्यादा। तो जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मार्तंडेय पुराण, कुछ बहुत सारे पुराण हैं, उनको रीराइट किया, दोबारा से लिखा गया। और उसके अलावा रामायण को दोबारा लिखा गया, महाभारत को दोबारा लिखा गया, लैंग्वेज चेंज करके लिखा गया। उसके बाद है हमारे पास स्मृति। जैसे हमने मनु स्मृति की पहले बात की थी ना, तो ऐसे ही स्मृतियां यहाँ पे भी लिखी गई, जिसमें बातें बताई गई हैं कि धर्म से रिलेटेड क्या होना चाहिए। तो एक है नारद की स्मृति, एक है याज्ञवल्क्य की स्मृति, कात्यायन की स्मृति और बृहस्पति की स्मृति। तो नारद की स्मृति भी काफी फेमस है, बृहस्पति की, कात्यायन की, याज्ञवल्क्य की, सभी की स्मृतियां फेमस हैं। और भट्टी ने एक बुक लिखी है जिसे रावण वध कहा गया है। रावण वध को भट्टी काव्य भी कहा जाता है। तो रावण वध की बात लिखी गई है। रावण का नाम सुनते ही हमें लगता है कि रिलीजियस पुस्तक ही होगी, तो इसे भट्टी काव्य भी कहा गया है। उसके बाद आता है प्राकृतिक एंड बौद्धि भाषा में। ये ऐसा लिटरेचर है, दूसरी अदर लैंग्वेजेस में लिखा गया है। बौद्धि साहित्य भी है, बहुत सारा बौद्धि साहित्य लिखा गया, बहुत सारा जैनी साहित्य भी लिखा गया। तमिल भाषा में भी इस समय में काफी ग्रंथ लिखे गए हैं। तो प्राकृतिक में लिखे गए हैं प्राकृतिक प्रकाश एंड प्राकृतिक लक्षण, ये 2 बुक्स पुस्तक हैं प्राकृतिक की, प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक लक्षण। दांडी ने लिखा है काव्य दर्शन और दश कुमार, ठीक है। तो ये दांडी की 2 पुस्तकें हैं। उसके बाद है वसुबंधु, ये भी एक बौद्धि व्यक्ति था, बौद्ध भिक्षु था, तो उसने बौद्ध ग्रंथ लिखे हैं वसुबंधु ने। असंग है, वो भी बौद्धि था, उसने लिखा है योगाचार, अभियान शास्त्र। और हमारे पास है परमार्थ। परमार्थ ने वसुबंधु की बायोग्राफी को, जीवनी को लिखा है। तो ये बुद्ध धर्म से कुछ लिटरेटेड साहित्य है। उसके बाद आती है फिलॉसफी। दर्शन में, दर्शन शास्त्र में हमारे पास ईश्वर कृष्ण का नाम काफी मशहूर है, इस समय के गुड फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने सांख्य कारिका का ग्रंथ लिखा है, ठीक है। उसके बाद है वात्सायन, उन्होंने न्याय भाष्य लिखा है, न्याय की बात की है। फिलॉसफी वही है जिसमें हम बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, तर्क दे देते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कहते हैं कि ज्यादा फिलॉसफी ना झाड़ हमारे सर के ऊपर से निकल रही है, तो इनकी फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है। तो वात्सायन ने न्याय भाष्य लिखा है, न्याय की बात की है। उसके बाद है प्रशस्त पद
उसने लिखा है पदार्थ धर्म संग्रह। तो ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी के बाद कुछ बातें हम जो पहले पढ़ चुके हैं, जैसे आर्यभट्ट, इसने भी बहुत लिटरेचर लिखा है। आर्यभट्ट या मैंने आपको बताया सूर्य सिद्धांत वगैरह वगैरह, वो सारी पुस्तकें इसमें ऐड कर लें जितनी भी पढ़ी हैं। वराहमिहिर हमने पढ़ा है और ब्रह्मगुप्त पढ़ा है, तो इनकी बुक्स भी आप इसमें ऐड करें जो हमने अभी पिछले लेक्चर में ही साइंटिफिक डेवलपमेंट में पढ़ा है। तो ये है कल्चर में लिटरेरी डेवलपमेंट। इतना लिटरेचर लिखा गया है, शायद ही किसी और समय में लिखा गया हो, और इतना महान लिटरेचर है जिसे हम पढ़ के हमें ऐसा नहीं लगता कि ये सब यूजलेस है, ये सब गप्पे हैं, ये हमारे काम का नहीं है। बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल लिटरेचर लिखा गया है, ये उनकी डेवलपमेंट ही है। उसके बाद लिटरेचर के बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी इस समय में खूब डेवलपमेंट है, खूब पढ़ाई की गई है। अब सिर्फ धर्म को ही पढ़ाना काम नहीं रह गया, क्योंकि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट देख चुके हैं। तो साइंस पढ़ी जा रही है, मैथ पढ़ा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का मेल करके अच्छे अच्छे मेटल तैयार किए जा रहे हैं। तो एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो एजुकेशन, वैसे तो ये माना गया है कि उस समय में भी ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु ही एजुकेशन देते थे, क्योंकि धर्म को पढ़ाना जरूरी माना गया है। लेकिन कुछ एजुकेशनल सेंटर भी बन गए। बुद्ध धर्म के अलावा साइंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है। तो पाटलिपुत्र, मथुरा, बनारस और उज्जैन ये एजुकेशन सेंटर माने गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना गया है? नालंदा। अब देखें, गुप्त शासकों ने कोशिश की है कि एजुकेशन का सेंटर्स जो है बड़े किए जाएं, लेवल बढ़ाया जाए। वैसे तो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु मंदिरों में, मठों में बैठ बैठ के पढ़ा रहे हैं, अपने धर्म को पढ़ा रहे हैं। इनको आचार्य बोला जाता है, ब्राह्मणों को, उनको बौद्ध भिक्षु बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा ये माना गया है, कुमार गुप्त ने, जो नालंदा है हमारे पास यूनिवर्सिटी, उसको उसने नालंदा विहार से बदल के, मतलब विहार मतलब जहाँ पे भिक्षु वगैरह रहते थे और वहीं पे एजुकेशन देते थे, उससे बदल के उसने उसको विश्वविद्यालय का रूप दिया। यानी अब यहाँ पे सिर्फ एक धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद कुमार गुप्त के बाद जो और गुप्त शासक आए, उनकी सहायता से फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी जो विकसित हो सकी, और इतनी महान यूनिवर्सिटी बनी कि दूर देशों से लोग भी वहाँ पे पढ़ने आए। तो एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ धर्म को पढ़ाना ही मकसद नहीं रहा, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ये इतना लिटरेचर जो लिखा गया है, व्याकरण लिखी गई है, कहानियां लिखी जा रही हैं, नाटक लिखे जा रहे हैं, ये सब कुछ हमारी एजुकेशन की ही देन थी। लोग पढ़े लिखे थे, अच्छा लिटरेचर लिख रहे थे, टिप्पणियां भी लिख रहे थे, लिखे हुए लिटरेचर के ऊपर टिप्पणियां लिख रहे थे, बहुत कुछ लिखा गया। तो वो एजुकेशन की ही देन है। और यूनिवर्सिटी का बन जाना, बाद में धीरे धीरे डेवलप हो जाना, ये हमें बताता है कि ये कल्चर डेवलपमेंट ही है। अभी ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ते हैं कुछ नए और इसमें कल्चर डेवलपमेंट में पॉइंट, जैसे आर्किटेक्चर पढ़ेंगे या कहीं कुछ और, अभी मैं बताने वाली हूं आपको। तो हम पढ़ रहे हैं कल्चर डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से कल्चर में हम किस किस चीज़ को ऐड करते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे म्यूज़िक को भी। तो कैसा म्यूज़िक था उनका, किस चीज़ का म्यूज़िक करते थे, तो इतना ज़्यादा कुछ म्यूज़िक के बारे में नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, ये बात है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों में हमने उसको वीणा बजाते देखा है, तो इसका मतलब कि वो एक अच्छा म्यूज़िक सुनने वाला और म्यूज़िक को समझने वाला होगा। अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है तो उसे म्यूज़िक का ज्ञान होगा। दूसरा नाम है स्कंदगुप्त का, तो वो भी म्यूज़िक का, संगीत का प्रेमी माना गया है। तो इन दोनों के समय में म्यूज़िक ने खूब तरक्की की होगी। फिर है पेंटिंग। पेंटिंग्स के लिए गुप्ता काल बहुत मशहूर है। जो हम देखते हैं चित्र बनाना, ठीक है, तो ज़्यादातर चित्र कहाँ बनाए गए हैं? गुफाओं में बनाए गए हैं। पेंटिंग्स हमें कैनवस पे, जैसे हम घरों में लगा लेते हैं ना, वहाँ ऐसी पेंटिंग्स नहीं मिली हैं, कैनवस नहीं मिले हैं, फ्रेम में नहीं मिली है। कहाँ मिली हैं? गुफाओं में मिली हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी गुफाओं में मिली है? एक तो अजंता में मिली है, औरंगाबाद में है अजंता, और एक है बाग ग्वालियर की तरफ। तो अजंता की 2 गुफाएं हैं, 16 और 17। ये दोनों गुफाओं में हमें गुप्त काल की बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं। 16 में हमें एक डाइंग प्रिंसेस, मर रही राजकुमारी का चित्र मिलता है, जिसके आसपास उसकी दासियां बैठी हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, बड़े ही दुखी हैं। तो ये एक ऐसा चित्र हमें गुप्त काल के समय का मिलता है। और कुछ 3 ऐसे चित्र मिलते हैं जो बुद्ध के हैं, महात्मा बुद्ध के हैं, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचलन था, तो बुद्ध के भी मिलते हैं। 16 और 17, जो 17 वाली गुफा है, अजंता की बहुत सारी गुफाएं हैं, तो जो लोग फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको इसके बारे में पता भी होगा।
कभी मौका मिले तो अजंता एलोरा की गुफाओं को देखने जाएं, मुंबई में एलिफेंटा केव्स देखने जाएं, ये ग्वालियर में बाघ की गुफाएं देखने जाएं। बड़ी खास चीज़ें हैं हमारे प्राचीन भारत की, जिन्हें देखने के बाद हमें लगता है कि कैसे इतनी अच्छी कलाकारी कर सके लोग। चट्टानों के ऊपर ही बना डाला ये सब कुछ, पहाड़ों को, गुफाओं को काट काट के उसके अंदर जाके इतना कुछ कैसे बना सकते हैं। ये उनका महान कल्चर है, ये उनके महान, उनके अंदर का आर्ट है। इतना ये सारा हमारा आर्ट के अंडर ही आ रहा है, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं, जो उनकी कला है। तो इसमें जो हमारे पास गुफा नंबर 17 है, उसमें बुद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 7 चित्र मिलते हैं। किसी में उनको बड़े स्माइलिंग फेस के साथ दिखाया गया है, ध्यान लगा के बैठे हैं। एक जगह पे तो उनको घर से निकलते हुए, जब हमने पढ़ा था ना महात्मा बुद्ध की, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनके घर वाले त्याग का चित्र है। उनकी माता को दिखाया गया है, सभी दुखी दिखाए गए हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ चित्र हमें वहां से मिलते हैं, पेंटिंग्स। दूसरी है बाघ की गुफाएं, तीसरी और चौथी जो बाघ की गुफा है उसमें भी हमें बहुत सारे चित्र मिलते हैं जो इन जैसे ही चित्र हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होने की वजह से हमें लगता है कि वो बुद्ध धर्म के, ये गुप्ता एम्पायर के चित्र हैं। पेंटिंग के बाद हमारे पास आता है स्कल्पचर, जिसे हम मूर्तियां कहते हैं। तो बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं हमें। ये माना गया है उस समय स्कल्पचर के 3 स्कूल थे, 3 ऐसे स्थान जहां पे ये मूर्तियां बनाई जाती थी, सारनाथ, मथुरा एंड पाटलिपुत्र। सारनाथ के ऊपर गंधार कला बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, हमने पहले गंधार कला पढ़ा है, आप उसे सुन सकते हैं पिछले लेक्चर्स में। मथुरा में अभी थोड़ा थोड़ा प्रभाव था गंधार कला का। पाटलिपुत्र में ज्यादातर जो बनाई गई मूर्तियां वो मेटल की थी। तो जो हमें वहां की मूर्तियां मिली हैं वो कौन कौन सी मिली हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित मिली हैं, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, एक सारनाथ से मिली है, ठीक है। उसमें महात्मा बुद्ध को एक आसन पे बैठे दिखाया गया है जो हीरों से जड़ा हुआ है, मूर्ति जो मिली है। एक हमें मिली है सुल्तानगंज से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो 7.5 फीट की है, तांबे की है, जो पाटलिपुत्र की है, ठीक है। और नालंदा से भी ऐसे ही एक तांबे की हमें मूर्ति मिली है। तो ये मूर्तियां बड़ी ही बहुत फेमस हैं और उनको देख के लगता है कि इतनी महान कला थी उस वक्त की। फिर हमारे पास है महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म से भी लोग प्रभावित थे, हर तरह का धर्म माना जा रहा था, राजा इतने कट्टरवादी नहीं थे। तो मथुरा से हमें कुमारगुप्त के समय में बनाई गई मूर्ति है महावीर स्वामी की जो मिली है मथुरा से। उसके बाद है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से विष्णु की मूर्ति है जो हमें देवगढ़ के मंदिर से मिली है, मंदिर पढ़ने वाले हैं आगे। शिव की मूर्ति मिली है देवगढ़ से, और शिव पार्वती की मूर्ति मिली है इलाहाबाद से, और नागौद से हमें एक शिव मूर्ति मिली है जिसमें शिव और शिवलिंग को इकट्ठे दिखाया गया है। तो इन मूर्तियों के अलावा हमारे पास है आर्किटेक्चर, जो भवन निर्माण कला है। तो भवन बड़े तरह के बनाए गए, पहले तो शायद मौर्य काल में लकड़ी के भवन बनाए गए, लेकिन समय बदलता गया, कुषाण आ गए, शक आ गए, उसके बाद इन्होंने पत्थरों से काम शुरू कर दिया। तो ये गुफाएं भी हम देखते हैं ये पत्थरों की ही हैं, चट्टाने काट काट के। तो बहुत सारे भवन बनाए गए हैं, जैसे टेम्पल्स हैं, बौद्ध विहार हैं, गुफाएं हैं, बहुत कुछ है। तो वो सारा उनका आर्किटेक्चर है, भवन निर्माण कला, और बहुत ही महान निर्माण कला है। गुप्त काल के इन समय की चीजों को देखने जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं टेम्पल्स, मंदिर। बुमरा का शिव मंदिर है, बहुत फेमस है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जिसमें हमें विष्णु की मूर्ति मिली है। भीतरी गांव का मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, यानी विष्णु का, शिव का, पार्वती का, इन सभी का उस समय पूजन हो रहा था। फिर हमें कुछ गुफाएं मिली हैं, मैंने आपको बताया अजंता की, बाघ की और उदयगिरी की पहाड़ियों में जाके जो गुफाएं हैं बाघ की, उन्हें देखने जरूर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी गुफाएं हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। गुफाएं मिली मतलब ऐसी केव नहीं मिली, उनके अंदर जो काम किया गया है वो देखने वाला है कि कैसे पहाड़ के बीच में गुफा है, उसको काट के अंदर क्या क्या कुछ नहीं बनाया गया। कुछ बौद्धि टेम्पल मिले हैं हमें, बौद्ध गया में मिला है बौद्धि टेम्पल, हमें महाबौद्धि मंदिर कहा गया है उसे, बहुत ही मशहूर है महाबौद्धि मंदिर। और नालंदा से हमें एक 300 फीट ऊंचा मंदिर मिला है, ठीक है। स्तूप मिले हैं, और ये जो स्तूप और हमें मिले हैं उनके भवन जहाँ पे ये लोग रहते थे वो मिला है मीरपुर में, और सारनाथ का धमेक का स्तूप और मिले हैं जो हमें। अब देखिए इनकी खासियत क्या है इन भवनों की, ये मिले हैं ये हमें पता चल गया, लेकिन इसमें क्या है, जैसे मंदिर हैं कैसे बनाए हुए हैं, खुले मंदिर है, मंदिरों की बेसमेंट भी है, मंदिरों के सेंटर में मंदिर है तो आसपास जो जगह बनाई है घूमने के लिए उसके ऊपर भी छत है, कई डबल स्टोरी मंदिर हैं, पिलर्स हैं, वहां पे चौरस मंदिर बनाए गए हैं, आयताकार बनाए गए हैं,
उनके अंदर मूर्तियां रखने के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। जैसे गुफाएं तो मैंने आपको बता दी कि अंदर तक पेंटिंग्स की हुई हैं। इस तरह मंदिरों की बहुत खासियत है। जो बौद्ध मंदिर बनाए गए हैं उसमें उन्होंने इस तरह से उन्हें बनाया, महात्मा बुद्ध की मूर्ति को रखा है। और देखें उसमें क्या खास चीज की हुई है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ उन्होंने वहां पे बुद्ध धर्म से संबंधित कई ऐसी चीजें रखी हैं जिसे देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि ये दूर से ही पता चल जाता है कि बुद्ध। जैसे हम अभी आपको लेटेस्ट एक जानकारी देते हैं, आप अगर मैक्लोडगंज जाते हो तो वहां पे एक टेम्पल है बौद्धियों का, तो अगर आप वहां जाओगे तो देखेंगे कि वो कुछ गोल गोल घूमने वाले लगे हुए हैं, तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि ये टेम्पल्स जो हैं बौद्धियों के हैं। इस तरह से बहुत कुछ उस समय का हमें मिलता है। मैं बुक देख रही हूँ कि शायद कुछ एक्स्ट्रा आपको बता सकूं इनके भवन निर्माण कला के बारे में। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में ये भी कहा गया है। देखें मेरे पास इस बुक में ये लिखा हुआ है कि विशेषता क्या है। चौरस थे ज़्यादातर, चबूतरे बनाए हुए थे और पोर्च होता था आगे, जिसे हम पंजाबी में ड्योड़ी बोल देते हैं। पोर्च भी हैं और पौड़ियाँ भी हैं और डबल स्टोरी भी हैं कई जगह पे। ये सारी बातें हम क्यों बता रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन हमें बताना ये ज़रूरी है कि जो लोग कहते हैं भारत पिछड़ा हुआ देश है, उस वजह से हमें बताना पड़ता है कि ये पिछड़ा हुआ देश नहीं है। कब से ये हमारे भारत में सब कुछ पहले से ही है। मंदिरों की दीवारें ज़्यादातर प्लेन हैं और अंदर मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं और कई कुछ हीरे जवाहरातों से उन्हें जड़ा गया है। सो बहुत कुछ है। मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो स्तूप बनाए हैं, बिहार बनाए हैं, ये बौद्धियों की जो जगह है, इन सबको देखने से लगता है कि गुप्त काल एक महान काल था। सिर्फ उन्होंने, राजाओं ने लड़ाइयाँ ही लड़ी, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल डेवलपमेंट करके। अब इसे पढ़ने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि ये गुप्त काल जो था महान क्यों कहा गया है, इसे स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। ये उसकी एक कल्चर डेवलपमेंट ने उसे महान करके रख दिया। इसमें हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने भवन, पेंटिंग, हर एक चीज को पढ़ लिया, म्यूजिक, एजुकेशन, लिटरेचर, लिमिटलेस मटेरियल को पढ़ लिया। इसलिए ये शायद एक बहुत ही महान एम्पायर रहा है। तो ये गुप्त काल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।